शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आज 21वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, यानी जब ये एपिसोड आपके बीच में होगा 15 अगस्त आ चुका होगा। 15 अगस्त 2004 से चल रही है अनवरत यात्रा आगे भी अनंत काल के लिए चलती रहेगी। इसका एक कारण है, वो कारण है आपका हमें मिलता हुआ प्यार और आशीर्वाद, और हमारे शो पे जो कवि आते हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, राष्ट्र चिंतन की बात है, वो अपनी कविताओं में करते हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें सभी का। सतमौला कवियों की चौपाल, ये साधना टीवी के हमारे राकेश गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं, अनिल मित्तल जी जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, सतमौला ग्रुप के चेयरमैन हैं, ये उनके शिव संकल्प का परिणाम है जो आज हम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सतमौला कवियों की चौपाल में आज मैं जिनको सबसे पहले एक काव्य आहुति के लिए जो अनुष्ठान में डाली जानी है, उसके लिए मैं जिनको आह्वान करना चाहता हूँ, वह होते हैं देश के, बहुत देश ही नहीं देश के लाडले युवा तो हैं। युवा से आगे जो बड़ी बात है कि वो उन्होंने देश की सरहदों को पार करके अपनी भगवा कविताओं, मैं ओज कविता नहीं, भगवा कविताओं, और भगवा भी उन्होंने धारण कर रखा है और भगवा मैंने भी धारण कर रखा है। भगवा कविताओं से, और चाहे वो गोवंश के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, अपने अलग जगाते फिरते हैं। ऐसे मेरे प्रिय लाडले भाई अमित शर्मा का जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। अमित शर्मा जी, बहुत बहुत आभार दादा। मैं सतमौला कवियों के चौपाल जितने भी दर्शक गण देख रहे हैं, श्रोता सुन रही हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जैसा दादा ने बताया कि एक देश में फिजी और ऑस्ट्रेलिया, तो हम भी साथ साथ थे। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहां पर हम साथ में थे और 4-5 दिन हमने साथ में ही गुजारे। और मित्रों, जैसे कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एपिसोड को 21 वर्ष हो जाए। 2 दशक से लगातार साधना टीवी पर सतमौला कवियों की चौपाल चल रहा है। मैं कोटि शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आदरणीय दादा प्रवीण आर्य जी को।
स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। जब अगस्त आता है, आज से 76 वर्ष पहले, 77 वर्ष पहले जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तब जाकर अपने सैनिकों ने यही शब्द कहे होंगे, क्रांतिकारियों ने यही शब्द बोले होंगे कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा और जनगण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जनगण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। और भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राजपथ पे लहरा तिरंगा का तिरंगा। और मित्रों, जब हम आजादी की बात करते तो बिना कश्मीर के ये बात नहीं हो सकती। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं अपनी सरकारों को, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल कर कर धारा 370 इस देश से हटा दी। जब धारा 370 हटी तो उस समय पर 3 मुख्यमंत्री कहा करते थे कि अगर धारा 370 हटी इस देश से तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और तिरंगा उठाने वाले तो करोड़ों दर्शक साधना टीवी के माध्यम से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, आज उनको उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा। तब दादा कहना चाहता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। और राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। और बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम 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 शिव शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। और एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। और युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। दादा अगली पंक्ति में कुछ चाचा जानो भाईजानों के नाम आएंगे कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर फारूक के दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर, और मां को सब कुछ दे डाला, मां को सब कुछ दे डाला। तब जाकर हम बड़े हुए हैं, जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए, जहां पे पीएम खड़े हुए हैं कई हिमालय गढ़े हुए हैं। और मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दादा दिनकर जी बैठे, दादा बागीश दिनकर, उनके सानिध्य में पढ़ना चाहता हूं। और हास के बहुत बड़े कवि वेद दादा बैठे हुए हैं, तब जा कहना चाहता हूं कि जो कविता से राज बदलता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तब जाके कहता हूं कि जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहां कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहां कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है। तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। और अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा, सत्य सनातन परंपरा जब दानव से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुस्थापित कवि बन चुके हैं, जो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका नाम का डंका बज रहा है। ऐसे हमारे बीच में कवि उपस्थित हैं जिन्होंने प्रारंभ किया हमारे टीवी शो सतमौला कवियों की चौपाल से। वो होते हैं हमारे
बड़े भाई सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। और सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने अपने आयु के साथ अनुबंध कर लिया है। उन्होंने बाल डाई करने बंद कर दिए हैं। वो हमें भी कहते हैं कि भाई आप भी मूल स्वरूप में आ जाओ, लेकिन भाई हमें तो मतलब इसी रूप में ठीक रखता है। और ये तुरंत जो दादा हैं, तुरंत नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया इनका। इनको कोई भी कुछ बोल दे, सही बोल दे, गलत बोल दे, उल्टा बोल दे, सुल्टा बोल दे, ये चवन्नी के ठंडी तुरंत पकड़ाते हैं। ऐसे जोरदार कवि का हम अभिनंदन करते हैं, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। तो सुनहरी लाल वर्मा तुरंत मूलतः ब्रज के कवि हैं और ऐसे कवि जो अध्यापन में रहते हुए उन्होंने काव्य पाठ कार्य प्रारंभ किया और उनकी कई कविताएं अनेक राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में आपकी कविताएं लग चुकी हैं। आपने राम मंदिर पर भी बहुत अच्छी एक आपकी पुस्तक आई, वो आपकी पुस्तक मेरे पास नहीं पहुंची लेकिन मुझे जानकारी मिली। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत एक पैरोडी को किसी समय साहित्य जगत में दोयम श्रेणी का भी नहीं माना जाता था, लेकिन पैरोडी को सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने सुस्थापित किया। आप चाहे आपके दोहे हों, चाहे छंद हों, और ऐसी मार मारते हैं या तो आदमी को एमआरआई करनी पड़ती है, सीटी स्कैन कराना पड़ता है। ऐसे लोग साहित्य जगत में ऐसे लोग हैं जो इनकी कविताओं का एमआरआई करते हैं, और लेकिन उस एमआरआई से भी आपकी कविता 24 कैरेट सोने की शुद्धता आपके मानक पे खरी उतरती है। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी का स्वागत करते हैं। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। देखो, मैं टीचर रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी एक हंसी की बात भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ 21 वर्ष की अवस्था वाले अपने इस सतमोला कवियों की चौपाल वाले इस सीरियल को, कि ये लगातार चल रहा है और इसमें नए नए लोग निरंतर हर बार आ रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है। कविताएं लिखने बहुत लोगों को आती हैं, लेकिन जब तक उन्हें पढ़ता नहीं है, किसी मंच पर नहीं आता है, तो उसको तब तक संकोच रहता है। और सतमोला कवियों की चौपाल पे जिसने एक बार अपनी कविताओं का प्रदर्शन किया, उसके हृदय में एक अच्छा कॉन्फिडेंस जागृत हुआ और वो खूब आगे बढ़ता गया और बहुत सारे कवि तैयार हुए, अब धूम मचा रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। बहुत बहुत बधाई। बहुत आदरणीय बड़प्पन है भाई, बड़प्पन है। आदरणीय प्रवीण आर्या जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे सेठ जी जो सतमोला कवियों की चौपाल के कर्ता धर्ता जन्मदाता प्रदाता धनदाता अन्नदाता जो कुछ भी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि वो इसके लिए निरंतर सहयोग कर रहे हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है। अब कई बार ऐसा होता है, हम रोज़ाना हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते बोलते कुछ गड़बड़ भी हो जाती है हमसे। जैसे छोटा बच्चा है, छोटी क्लास का, जैसे हमारी ये बिटिया बैठी है, इसे इन्हें पढ़ाया था एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो एक लड़के से एक टीचर ने पूछा कि ये बेटा बताओ ये पाजामा जो है एक वचन है या बहुवचन। तो बच्चा बोला कि सर ये पाजामा ऊपर से तो एक वचन है और जैसे जैसे नीचे बढ़ता है ये बहुवचन होता चला जाता है। और एक और गलती हम कर देते हैं कई बार, वो क्या है कि जैसे हमारे पड़ोस में फूफा जी आए तो उनके लिए नाश्ता पानी लेने के लिए गए, उनके फूफा जी के भतीजे, सुन रहे सब। तो जब नाश्ता लेने गए तो आ करके वो बेचारे जब घर में घुसे तो रो रहे थे। ये फूफा जी क्यों रो रहे हैं मम्मी? कि अरे तू ही तो बोल के गया था कि फूफा जी आए हैं, इन्हें अच्छी तरह कूट के अदरक की चाय पिलाओ। तो अभी तो मैंने कूटे हैं, अब अदरक की चाय पिला दूंगी। तो मैं आज एक कविता आपको सुनाऊंगा। देखिए, हम
बुढ़े हो गए हैं और बुढ़े होने के बाद थोड़ा हंसते रहते हैं, तो बुढ़ापन थोड़ा सा कम रहता है। बाकी बूढ़े होकर के टेढ़े होकर के ज़िंदगी बिताओ रो रो के कोई फ़ायदा नहीं है। तो दांत भी देख रहे होगे बिल्कुल ओरिजिनल हैं। बहुत से लोग जो कहते हैं ये दांत पुराने हैं तो हमारे नए हैं, तो ये बिल्कुल पुराने हैं और दमदार हैं। तो मैंने इनके लिए लिखा कि वक्त के साथ ही अंदाज बदल देते हैं, वक्त के साथ ही अंदाज बदल देते हैं, वक्त के साथ ही अंदाज बदल देते हैं। हम वो छलियां हैं जो छलियों को भी छल देते हैं, हम वो छलियां हैं जो छलियों को भी छल देते हैं। और तुम तो दांतों से भी केले नहीं कुतर पाते, हम मसूड़ों से ही अखरोट चल देते हैं, मसूड़ों से ही अखरोट को चल देते हैं। ये वो अपने अंदर वो क्या होता है, आत्मविश्वास जब होता है तो मसूड़े भी जो है दांतों का काम करते हैं बढ़िया। और मैं आपको एक और ऐसी सुनाऊं कि साल दर साल तरण ताल बदल देते हैं, साल दर साल तरण ताल बदल देते हैं। और दाल गलती नहीं तो दाल बदल देते हैं, दाल गलती नहीं तो दाल बदल देते हैं। और पुराने जाल अगर काम में नहीं आते तो मछलियां देख के हम जाल बदल देते। क्या शानदार प्रयोग है। मछलियां देख के हम जाल बदल देते हैं। और दिल्ली के लोग कितने चालाक हैं, इतने चालाक हैं कि सब कुछ बदल देते हैं। चांदनी चौक से कुछ सामान लेकर के आओ, पैक करा कराया, घर पे आके देखो तो वो नहीं मिलेगा जो लेके आए, वो कुछ और ही निकलेगा। कई लोग वहाँ ऐसा करते हैं, सारे नहीं करते, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। और लोग बनते ही बड़े चालू बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चालू बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल। वाह वाह, भाई इस पर वाह नहीं करनी थी। ये हमारी टेंशन वाला कविता का अंश है। हमारी ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। आप जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। एक जमाना था, युवावस्था थी, तो क्या हाल था जैन साहब, युवावस्था में कि चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते, चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे। और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, तो हम तो छुप छुप के दरारों से बहुत अच्छे। और आज वो मजे कैसे हो गए बुढ़ापे में कि पार्क में बैठ नजारों का मजा लेते हैं, पार्क में बैठ नजारों का मजा लेते हैं। और एक सूरत में हजारों का मजा लेते हैं। और अपनी बुढ़िया को गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। वाह वाह, अपनी बुढ़िया को गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। क्या सकारात्मकता है।
और ब्याह करके भी कुआरों का बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आनंद लेने हैं तो कहीं भी आनंद लो, नहीं लेने तो कहीं भी आनंद नहीं। मस्ती जिंदगी में है और बहुत बढ़िया है, उसको लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब मैं एक वो सुना दूं, एक पैरोडी सुना दूं। हाँ बिल्कुल, स्वागत स्वागत। देखो, हम और आप एक से होते जा रहे हैं, वो बाल विधवा से। हाँ। जिनके बाल चले जाएं वो बाल विधवा से हो जाते हैं। क्या तो हमारे जैन साहब ने भी हाथ फिरा लिया है। क्या भाई साहब आपने बात कही। तो मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा, गजल है कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। जवानी में बाल ऐसे लटके होते थे, नहा के आते थे तो ऐसे ऐसे हिला देते थे जैसे कुत्ता फड़फड़ा देता है ना। ऐसे चारों तरफ को बूंदे बूंदे पानी बिखर जाता था, और जब पढ़ते थे तो बार बार झटका मारते थे ऊपर को। वो जमाने याद आते हैं, जब शीशे में देखो तो कुछ भी नहीं, सफा चिट दिखता है ना। तब ये पंक्तियां निकल के आई कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। गर्ग साहब, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और अब तो पिच के लटके दिखते हैं, अब तो पिच के लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको। गर्ग साहब याद करना जरा कि लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और खुद आकर रोज मछलियां फंसती थी, खुद आकर रोज मछलियां फंसती थी, वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और वो कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, वो रोटी वो दाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए, और टमाटरों से गाल जाने कहाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और सिर के सारे बहुत अच्छे, बाल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे सुनेरी लाल वर्मा तुरंत। अब मैं ऐसी कवित्री को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये हमारे अखंड भारतीय दिवस के मौके पे हमने किस वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उस अखंड हिंदुस्तान के एक पुण्य स्मरण पर मैं देश की लाडली ओजस्वी कवित्री, जिनका नाम होता है प्रियंका राय। प्रियंका राय देश भर में जानी जाती है अपनी ओजस्वी वाणी से, चाहे वो शिव वाणी हो, चाहे वो शिव का तांडव हो, चाहे वो प्रभु श्री राम को याद करती हैं, चाहे वो कृष्ण को याद करती हैं, तो साक्षात सारे देव उतर के उनकी कविता सुनने के लिए जैसे आ उमड़ते हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ प्रियंका राय। साधना टीवी के माध्यम से सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और अपनी बात प्रारंभ करती हूं। जहां मेरे मित्र मेरे भाई अमित जी ने बात को समाप्त किया, वहीं से मैं प्रारंभ करती हूं।
आशय यही है कि जब भी कोई कुछ समाप्त करेगा कोई ना कोई प्रारंभ करने वाला होगा। यही सनातन है, यही भारत है। तब एक छंद पढ़ती हूँ। माता भारती की आन बान के लिए लड़े जो सावरकर जी जैसे बलिदानी को प्रणाम है। स्वाभिमान का प्रतीक बन के खड़ी हुई जो सेल्यूलर जेल की कहानी को प्रणाम है। वीरता के पर्याय पर जो उठाते प्रश्न ऐसे मंद बुद्धि अल्प ज्ञानी को प्रणाम है। सारे तीर्थ धाम को हृदय से प्रणाम किंतु सबसे प्रथम काला पानी को प्रणाम है। सबसे प्रथम काला पानी को प्रणाम है। सबसे प्रथम। और कौन लाए स्वतंत्रता, कौन लाए हमारे लिए स्वाभिमान भरा यह दिवस। कुछ एक नामों को छोड़ दिया जाए भैया तो हम अनाम बेनाम गुमनाम कितने ही शहीदों को भूल जाते हैं। तब एक छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वीरता की पृष्ठभूमि खोल के जो देखोगे तो कितनी दबी हुई कहानी मिल जाएगी। चक्र के निशान पे अगर ध्यान दे दिए तो त्याग बलिदान की निशानी मिल जाएगी। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, हल तेरे प्रश्न की जुबानी मिल जाएगी। शौर्य से सुसज्जित धरा को जो निहारोगे तो शोणित से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। शोणित से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। तो आइए उन तमाम शहीदों को याद करते हैं, उन तमाम सैनिकों को धन्यवाद देते हैं जिनके बदौलत हम सभी यह एक सुंदर दिन, एक सुंदर रात जी पाते हैं। तब एक गीत से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। अमित जी सुनिएगा। तीन रंग का लिए तिरंगा भारत माँ की जय बोलो। तीन रंग का लिए तिरंगा भारत माँ की जय बोलो। वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। तीन रंग का लिए तिरंगा भारत माँ की जय बोलो। वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। समय नहीं है यह रोने का, समय नहीं है क्रंदन का, समय है अमर शहीद हुए हर बेटों के अभिनंदन का। मातृभूमि की रक्षा खातिर, मातृभूमि की रक्षा खातिर तन मन अपना वारेंगे। अगर कुदृष्टि इधर पड़ी तो घर में घुस कर मारेंगे। अगर कुदृष्टि इधर पड़ी तो घर में घुस कर मारेंगे। मानवता के हवन कुंड में, मानवता के हवन कुंड में होकर सभी विलय बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम जय बोलो। और कहते हैं कि बहुत बड़ी सी उम्र जीकर क्या करना भैया जब पड़ोसी का नाम तक नहीं पता। एक छोटी सी उम्र जीकर उन शहीदों ने, उन महापुरुषों ने क्या कुछ कर दिया हमारे लिए, तब कहीं याद करती हूँ। सुनेगा। वर्षों जी कर क्या करना है, मर कर के तुम जी जाओ। नीलकंठ के तुम वंशज हो, उठो हलाहल पी जाओ। उठो बढ़ो है वीर बाकुरो, उठो बढ़ो है वीर बाकुरो। राष्ट्र ध्वजा को फहरा दो, जहाँ विरोध घना दिखता हो वहीं तिरंगा लहरा दो। जहाँ विरोध घना दिखता हो वहीं तिरंगा लहरा दो। बोलो बनकर कभी प्रणय तो, बोलो बनकर कभी प्रणय तो, बनकर कभी प्रलय बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम जय बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। और गीत का आखिरी बंद, उससे पहले 4 पंक्तियां अपने मित्र अमित को देती हूँ और ऐसे तमाम युवाओं को देती हूँ कि कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो। कटुता को पनपने देंगे नहीं जिससे भारत शर्मिंदा हो। भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है। हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है। तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। और गीत का आखिरी बंद एक उम्मीद एक आशा के साथ पढ़ती हूँ।
कि 47 के समय चक्र का करके ध्यान चला जाए, जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए। 47 के समय चक्र का करके ध्यान चला जाए, जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए। पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका, बंद करो। जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है। हम तुम चाहे मिट भी जाएं, हिंदुस्तान जरूरी है। हम तुम चाहे मिट भी जाएं, हिंदुस्तान जरूरी है। जहाँ बात हो अधिकारों की, जहाँ बात हो अधिकारों की, उठकर उसी समय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम हो कल के निर्भय बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। आज हमारे बीच में हैं सुप्रसिद्ध विद्वान, राजनीति के पुरोधा, और आपने अटल जी, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, सभी के साथ आपने काम किया है। आप देश के लब्ध प्रतिष्ठित राजनेताओं में उच्च श्रेणी के जाने माने आप नेता हैं, राजनेता हैं। मैं आपसे कुछ बातें मैं करूंगा। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए, और सतमोला कवियों की चौपाल में आप आए, और कल ही मैं आपका एक कार्यक्रम देख रहा था, इंडिया टुडे ग्रुप का प्रोग्राम था, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है आजकल संसद में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं, जिस प्रकार की अभद्रताएं होती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद प्रवीण जी और सभी साथियों। आपने बहुत सामयिक और अलार्मिंग सवाल उठाया है। बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी तकलीफ़ों के बाद हमको आज़ादी मिली। इसमें गांधीवादी तरीके से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और भगत सिंह और ऊधम सिंह की तरह से, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से अपने अपने तरीके से उत्कृष्ट इच्छा और अभिलाषा के साथ भारत माता पर कुर्बान होने वाले लोग भी थे। सभी के संयुक्त प्रयासों को प्रणाम करते हुए भारत की जो संसद है वो इस समय 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये सही है। देश लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, शिक्षा भी संपूर्ण नहीं थी, और लंबी गुलामी ने एक मानसिकता भी हम लोगों की बनाई, जिससे छुटकारा पाने में भी अभी कभी समय लगेगा। वर्तमान में जो गतिरोध है वो बहुत अफसोसजनक है, निराशाजनक है। संसद बनी ही बहस के लिए थी, और लोकतंत्र की पहली शर्त है असहमति, कि हम आपसे भिन्न राय रखते हैं। इसमें न ईर्ष्या है, न विद्वेष है, न नफरत है, न बदले की भावना है, वरना फिर तानाशाही में और लोकशाही में कुछ फर्क नहीं बचेगा। हमें तर्क के साथ विनम्रतापूर्वक अपनी बात कहनी है, जिसको सत्ता पक्ष को सुनना है और निराकरण करना है। और संसद चलाने की जिम्मेदारी एक की नहीं, हमें दोनों को बराबरी जिम्मेदारी दी गई है। उनको सुनाने की, तर्कपूर्ण तरीके से उनको सुनने की और समाधान करने की। इधर पिछले कुछ दिनों से जो
गतिरोध है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इससे हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है, दूसरा जो बिल हैं वो बगैर बहस के पास हो रहे जो नहीं होने चाहिए। ये भी संविधान में निर्मित है कि कोई भी बिल अगर संसद में आएगा, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तर्क करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा और एक बड़ी बात, विपक्षी दल जब ज़्यादा हाय हुल्ला मचाते हों उनको ये सोचना चाहिए कि गतिरोध जो है वो शासक दल के पक्ष में जाता है, उनके पक्ष में नहीं जाता। बहुत जी एक चीज़ और है। एक लगता है कि एक नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का निर्माण किया, वो किया आंदोलनजीवी। और जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं, चाहे किसी राज्य के या केंद्र के, किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है। आप चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपने सतत कार्य किया है। आप चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन से भी आप जानकार हैं। आप उनके पथ चिन्हों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। आज जो किसान आंदोलन है और जो वस्तुतः चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, उसमें कितना फर्क है? नहीं, वो तर्कों के आधार पर इन समस्याओं को परिभाषित करते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी, लेख भी लिखा और संसद विधानसभा में भी सवाल उठाए। जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी उसमें कृषि के लिए 35% का बजट आवंटित किया गया था और इंडस्ट्री के लिए 15%। धीरे धीरे सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी, कृषि पर ध्यान कम हो चुका था और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें कृषि का बजट घट करके 15% हो गया और इंडस्ट्री का 35% हो गया। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। इस पर चौधरी साहब ने लिखा भी और कांग्रेस की अधिवेशन में भी सवाल उठाया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। लेकिन 1964 में पंडित नेहरू ने संसद में स्वीकार किया, हालांकि उसके बाद उनकी मृत्यु भी होगी और ये बहुत लेट भी था, कि मुझको कृषि पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है, गेहूं और चावल भी विदेश से आते थे। उस समय हमारी निगाहें बंदरगाह पर रहती थी कि किसी तरह से जहाज आएगा विदेश से और अगले दिन खाना मिलेगा। मैं अटल जी के समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहा हूँ, उस नाते भी और एक जागरूक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते भी आप सब लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ। आज दुनिया का नंबर 1 का गेहूं उत्पादक भारत है। आज दुनिया का नंबर 2 का चावल उत्पादक भारत है। आज नंबर 2 का चीनी निर्माता, गन्ना निर्माता भारत है। और अब नंबर 1, नंबर 2 जो एक्सपोर्ट होता है वो भारत से हो रहा है, गेहूं का भी, चावल का भी और चीनी का भी। ये आत्मनिर्भरता 75 वर्षों में हमने प्राप्त की है, जिसके लिए इस देश के किसान की जितनी भी प्रशंसा की जाए और कृषि वैज्ञानिकों की उतनी कम। बाबू जी, आपने हमारे कार्यक्रम को समय दिया। आप सतमोला कवियों चौपाल में आए। आप से हम शुभकामना चाहते हैं, जहाँ सभी कवियों को और साहित्य समाज को अपना संदेश देने की कृपा करें। नहीं, मैं अपने प्रारंभिक संबोधन में भी प्रवीण जी इसकी प्रशंसा की है और सतमौला के जो ओजस्वी और विद्वान कवि हैं वो अपने संबोधन के माध्यम से समाज को और श्रोताओं को आंदोलित भी करेंगे, आश्चर्यचकित भी करेंगे अपने संबोधन से, और एक प्रभावशाली असर उनके दिल और दिमाग पर छोड़ेंगे। चूँकि कविता भी झंझोरती है, ये किसी की वंदना में नहीं गाई जाती। ओजस्वी कवि वही हैं जो समय की नब्ज को पकड़ करके समाज के दर्पण बनने का काम करें। जो सतमौला के जो कवि मेरे साथी हैं, ये क्षमता उनके अंदर मुझको दिखती भी है।
धन्यवाद। मैं सतमोला कवियों चौपाल की ओर से श्री अनिल मित्तल, संरक्षक सतमोला कवियों चौपाल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप से, और साधना टीवी के अपने राकेश गुप्ता जी और गौरव गुप्ता जी की ओर से, साधना परिवार की ओर से, इस दिन परिवार की ओर से और सतमोला परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे शो पे पधारे। हार्दिक और अभी सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप अनेक आप कवियों को सुनेंगे और ये एक विशेष आयोजन है सतमोला कवियों की चौपाल। कमर्शियल ब्रेक के बाद नए कवियों के साथ आप जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। आइए साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। हम जिस घड़ी की प्रतीक्षा में थे वह घड़ी आ चुकी है और ऐसा माना जाता है कि हमारी शुरुआत भले ही छोटे से स्तर पर हो, लेकिन वह शुरुआत भी अपने आप में मील का पत्थर होती है। और आज देश के एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार जिन्होंने आज के लगभग 27 वर्षों पहले साहित्य में अपनी कलम को धार देना शुरू किया, तो आज उस धार का पहनापन आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। मैं बात करता हूं ग्रेड 1 अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए सत्य प्रकाश शर्मा जी, जो कि सत्य के नाम से अपनी कविताएं लिखते हैं, और उनकी जो नई पुस्तक आई हुई है वो स्वाति की प्रतीक्षा। तो बिना किसी प्रतीक्षा के हम उनको आमंत्रित करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ और सीधे सीधे अपनी कविता इस मंच को सौंपता हूँ। प्रेम लिखता हूँ, प्रेम जिया हूँ, प्रेम ही कहता हूँ, और प्रेम में करुणा भाव स्थायी भाव होता है। उसका एक विरह भाव है। आज की जो रचना मैं दे रहा हूँ आपको, उसमें आपको दर्शन होगा उस विरह का, जिसमें एक प्रतीक्षा भी है, एक तलाश भी है और एक हुक भी है। तो गीत पर आने से पहले आपका मन चाहता हूँ और जी दो पंक्तियाँ आपको देता हूँ। स्वागत है। कि एक गुजरा जमाना लिए फिर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एक गुजरा जमाना लिए फिर रहा हूँ, एक खत है पुराना लिए फिर रहा हूँ। वाह 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 वाह। और ये टूटन ये कतरन रफूगर की माने। क्या बात, वाह। ये टूटन ये कतरन रफूगर की मानिंद, एक बस्ता पुराना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत। एक गुजरा जमाना लिए फिर रहा हूँ, और आपको मैं अपनी रचना देता हूँ गीत। जी स्वागत। आपको पहुँचता हूँ और मन से आप पिएगा। स्वागत। कि तुम बिन प्रियतम क्या गाऊं मैं, तुम बिन प्रियतम क्या गाऊं मैं। अवरुद्ध कंठ स्वर टूट गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम बिन प्रियतम क्या लिखूं मैं, शब्द भाव सब रूठ गए हैं। वाह वाह वाह। तुम बिन
प्रियतम। पहला पद निवेदित करता हूं और मन दीजिएगा कि दिन तन्हा है, है क्या स्वर दिए, रात है पगली, दिन तन्हा है, रात है पगली, सांझ हाथ से फिसल रही, दिन तन्हा है, रात है पगली, सांझ हाथ से फिसल रही है, निंदिया पर, निंदिया पर, निंदिया पर पहरे गहरे हैं, सपने सारे टूट गए हैं, तुम बिन प्रियतम। अगला बंद बतौर खास जी फरमाइए कि गगरी रीति नदिया सूखी, क्या बात, गगरी रीति नदिया सूखी, स्रोत रेतु में समा गए, गगरी रीति नदिया सूखी, स्रोत रेतु में समा गए हैं, मेघ गगन से रूठ गए सब, क्या बात है, मेघ गगन से, मेघ गगन से रूठ गए सब, झरने सारे सूख गए हैं, तुम बिन प्रियतम। इस गीत का अंतिम बंद दे रहा हूँ, गीत बड़ा है लेकिन अंतिम बंद माँ सरस्वती को स्मरण करते आपका अनुरोध करता हूँ कि गजल अधूरी गीत है सुने, वाह वाह, गजल अधूरी गीत है सुने, छंद विहीन हुई नज़म रुबाई, क्या कहाँ से कहाँ, छंद विहीन हुई नज़म रुबाई। और ये अंतिम दो पंक्तियां बहुत प्रेम करती हैं मुझे और मैं इनको, वाह, बिन शाही, बिन शाही हुई बांझ लेखनी, बिन शाही, बिन शाही हुई बांझ लेखनी, सिलवट से कागज टूट रहे हैं, वाह वाह वाह, तुम बिन प्रियतम क्या गाऊं मैं, तुम बिन प्रियतम। बहुत आभारी हूं आपका, आपने बहुत ही शानदार चुने हुए शब्दों में आपने जो प्रस्तुति दी है और उस प्रस्तुति के जो भाव आपने शुरू किए, तुम बिन प्रियतम, ये प्रियतम हमारी प्रियतमा भी हो सकती है, यह प्रियतम हमारे प्रभु भी हो सकते हैं, यह प्रियतम हमारे गुरु भी हो सकते हैं, यह प्रियतम हमारी माँ भी हो सकती है, यह प्रियतम हमारे पिता भी हो सकते हैं। प्यार किसी भी सीमा से बंधा हुआ नहीं। और इस गीत को सुनने के बाद में मैं समझ रहा हूं कि आप जिसको भी अपने मन में धारण करेंगे, कविता को सुनने के बाद में प्रेम से भरी हुई कविता हो और विशुद्ध प्रेम से भरी हुई कविता हो, तो आप जिस भी बिंब को अपने मन में धारण करेंगे वह कविता आपको लगेगी कि उसी बिंब का पूरा चित्रण किया जा रहा है। आपने ऐसी कलम का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है, आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और आपकी इस रचना को सुनने के बाद में मैं चलना चाहता हूँ किसी और अच्छी लिखावट के पास में।
जो बिल्कुल आपके जैसी ही समृद्धि रखती है। मैं चलना चाहता हूँ पानीपत से पधारे हुए आदरणीय सुलेख जैन जी के पास में, जो अपने व्यंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएंगे। माँ शारदे को वंदन करते हुए सतमोला कवियों को मेरा नमन। जी बंधुओं, हमारे देश में वैसे चोरों की तो कोई कमी नहीं है, चाहे वो नेता हो चाहे चोर हो। जी जी। लेकिन चोरों अगर कभी दन भी नहीं होता, फिर भी उनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा ही योगदान है। बिल्कुल करीबी आपने लोगों को, फिर भी वो बदनाम है। आइए सुनिए। जी जी जी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का बड़ा है योगदान। हाँ हाँ। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। नेता, पुलिस, वकील, कबाड़ी सब करते हैं इनका गुणगान। वाह 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 वाह। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सुंदर चोरों का है बड़ा योगदान। कह गए। आप लोगों का यह मजाक या असंभव सा लग सकता है, पर आप लोगों का तर्क ही इसे सत्य सिद्ध कर सकता है। चोरों के लिए बनते हैं ताले, अलमारियां और तिजोरियां, और इन्हीं के लिए बनते हैं ग्रिलें, दरवाजे और खिड़कियां, जिससे मिलती है मजदूर को मजदूरी, व्यापारी की बिक्री होती है महान। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। चोरों के कारण ही घरों, मकानों और सोसाइटियों में परिसर बनाए जाते हैं, फिर गेट बनाया जाता, तब वर्दीधारी चौकीदार रखे जाते हैं। इससे मजदूरों, कारीगरों, दर्जियों और चौकीदारों का होता है कल्याण। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बंधुओं, एक पुलिस वाला एक चोर से कहने लगा, भाई तुम चोरी किस लिए करते हो? चोर कहने लगा, सर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पूरे खानदान के लिए करते हैं। कैसे? अगर हम चोरी ना करें तो तुम्हारा काम क्या है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो कहते भी हरियाणा वालों से कि पंगा मत लेना। नहीं, हम में से कोई ताकत नहीं। हरियाणा वाले उन तूफानों में जिनके झोंपड़े उड़ जाते हैं, उन तूफानों में हरियाणा वाले अपने कपड़े सुखाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चोरों के कारण ही अदालतों में होते वकील, क्लर्क और जज। थाना चौकी, थाना पुलिस और थानों में मुंशी करते एफआईआर दर्ज। सभी को वर्दी सिलवानी पड़ती, वर्दी से ही होती उनकी जान। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चोरों के खातिर सीसीटीवी, बंदूकें, और चोरों के खातिर ही खरीदे जाते सीसीटीवी, बंदूकें और कृपान। मोबाइल, लैपटॉप चोरी हो जाते और नया खरीदना पड़ता सामान। सुलेख मीडिया को भी काम मिलता और लैब पहचानती हाथों के निशान। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। नेता, पुलिस, वकील, कबाड़ी सब करते हैं इनका गुणगान। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। चोरों के ऊपर चुटकुले भी लोग बहुत सुनाते हैं। एक बार एक दरोगा क्या लगा, हवलदार की जब मैं जलती माचिस क्यों ना ली? बोला साहब क्या करूं? ये कहने लगा अगर जेल में नहीं जाना तो मेरी जेब गर्म कर दे। तो चोरी होते हैं। तो आइए, हमारे देश में अब आने वाला एक 5 अगस्त है। इस 5 अगस्त को मोदी जी ने पहले भी 2-3 काम किए हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि 5 अगस्त आने वाला है तो इसमें क्या करेंगे। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा कविता समझ लिए या व्यंग्य समझ लिए और आगे उम्मीद करते हैं मोदी से को धमाका और 5 अगस्त को करे। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहासों के पन्नों पर हुआ लेखन। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। इसी दिन धारा 370 तोड़ी, इसी दिन राम जन्मभूमि का हुआ पूजन। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। सम्मान बढ़ा उस धरती का जहाँ बाबा डमरू वाले रहते हैं। वनवास खत्म हुआ उनका जिनको हम श्री राम कहते हैं। कश्मीरी केसर से, सरयू जल से, भारत माँ के माथे सजा चंदन।
5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। क्या बात है। मैं जिस दिन धारा 370 तोड़ी उस दिन मैं भी संसद में था कार्यवाही देखने के लिए, ये भी मुझे सौभाग्य मिला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संसद में हम भी साक्षी बने जिस दिन धारा 370 तोड़ी थी। संसद में हम भी साक्षी बने जिस दिन धारा 370 तोड़ी थी। अमन हुआ कश्मीर में, रावी झेलम की धारा मोड़ी थी। अयोध्या में राम मंदिर बना, जय श्री राम बोल रहा वतन। 5 अगस्त का पावन दिन, पन्नों पर हुआ लेखन। फूलों वाली वह घाटी जो पत्थर से बोझिल थी, फूलों वाली वह घाटी जो पत्थरों से बोझिल थी। राम मंदिर की वो दीवारें जो एक ढांचे से ओझिल थी। अब न भटकेंगे न अटकेंगे, मोदी जी का सत्य हुए वचन। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। इसी दिन धारा 370 तोड़ी, इसी दिन राम जन्मभूमि का हुआ पूजन। बंधुओं, मोदी जी और का दिमाग देखिए। मोदी जी और पुतिन जी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जी एक हवाई यात्रा में कर रहे थे। वहाँ एक जिन प्रकट हुआ। आप ही थे? मैं भी साथ। जिन हरियाणा का ही रहा होगा, भले ही आप न रहे हो। वो भी था जिन हरियाणा का, जिन आगे आगे फिर बताऊंगा कभी। जी जी। तो जिन क्या लगा, तुम कोई भी चीज समुद्र में गिरो तो मैं उसे 1 मिनट में ढूंढ लाऊंगा, अगर नहीं ढूंढ के लाया तो तुम्हारी गुलामी करूंगा। तो कहने लगी ठीक है। पहली बारी पुतिन जी की थी, तो उसने एक डायमंड छोटा सा समुद्र फेंक दिया और जिन वो उसी दिन ढूंढ लाया। फिर आया चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग का, तो जिनपिंग तो उनके पास पतली सी सुई थी, बिल्कुल मामूली सी, जो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देती थी। तो उसने वो समुद्र में डाली और जिन उसी टाइम उसको ढूंढ लाया। फिर मोदी जी ने पता क्या फेंका, तो जिन कई घंटों तक ढूंढता रहा, मिला नहीं। तो आखिर जिन भाई मैं तो तेरी गुलामी करनी पड़ेगी, बता क्या चीज थी ऐसी जो नीचे गिरी। मुझे मिली नहीं वो। न बोला वो थी डिस्प्रिन की गोली। तो मोदी जी दिमाग तो तुम्हारे में लत्ती पिघल गई, तो वो कहाँ मिलनी थी। तो वही दिमाग आज मोदी जी के अंदर है जो देश बड़े के अंदर छाए हुए हैं। बहुत ही शानदार। इसी दिन 5 अगस्त का पावन दिन हो गया। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। इसी दिन धारा 370 तोड़ी, इस दिन राम जन्मभूमि का हुआ पूजन। इसी दिन सर्वे हुआ ज्ञान वापी का, एएसआई ने सब खोजा है। स्वास्तिक त्रिशूल घंटी कमल फूल, यही सभी ने सोचा है। सुलेख तांडव होगा शिव का, सुलेख अब तांडव होगा शिव का, पियोके का भी होगा भेदन। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। इसी दिन धारा 370 तोड़ी, इसी दिन राम जन्मभूमि का हुआ पूजन। धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से आपने चोरों की महिमा का मंडन किया हुआ। आप सही कहते हैं, हरियाणा का व्यक्ति जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि चोरों पर कविता पढ़ रहे हैं और कलम के सिपाही के रूप में आप अपना संकलन निकाल रहे हैं। इसके कोषाध्यक्ष भी आप हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं सेंध लगाई होगी, तभी तो इसके कोषाध्यक्ष आप बन पाए। तो आइए, इन्होंने कितनी सेंध लगाई, कितनी पुलिसिया की कार्रवाई, तो ये सब बताने के लिए न्यायालय बना हुआ है। और उस न्यायालय में अपनी सेवाएं देने वाले, रीडर के रूप में सेवाएं देने वाले अगले कवि को मैं आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम होता है पंकज पांडे जी। ये फतेहपुर से हमारे बीच में आए हुए हैं, प्रेम के कुछ गीत लेकर के आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि प्रेम की वकालत में ये कहाँ तक लोगों को रिझाने में सफल होते हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत आभार। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करते हुए एक परिचय का मुक्तक है, उससे प्रारंभ करता हूँ। जीना चाहूँ मैं खुशबुओं की तरह दुनिया में, जीना चाहूँ मैं खुशबुओं की तरह दुनिया में। उम्र छोटी ही सही
रूह तलक जाती है। हाय हाय। उम्र छोटी ही सही रूह तलक जाती है। मैं सितारा नहीं, क्या वाह 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 वाह। मैं सितारा नहीं, मुझको दिया ही रहना है। झोपड़ी तक दिए की रोशनी ही जाती है। तो परिचय के इस मुक्तक के बाद अब कुछ बातें प्रेम पर करना आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ प्रेम से हुआ है तो प्रेम को सतत चलना चाहिए। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो अध्यात्म की गहराइयों से लेकर कल्पनाशीलता की ऊंचाइयों तक सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार हम ईश्वर की अवधारणा करते हैं उसी प्रकार से हम प्रेम की भी अवधारणा कर सकते हैं। जी स्वागत है। तो कुछ मुक्तक, एक गीत। प्रेम क्या है और प्रेम कहाँ है, हाँ, चार बताइए, पंक्तियां दे रहा बताइए। हूँ। मोह की चाशनी में, मोह की चाशनी में नेह को डुबाया जो। मोह की चाशनी में नेह को डुबाया जो। फिर जो निकला, फिर जो निकला उसे ही प्यार सभी कहते हैं। मुझको ढूंढा किए ज़माने में, मुझको ढूंढा किए ज़माने में। हम तेरे दिल में, तेरे दिल ही में तो रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तेरे दिल में। अब प्रेम में क्या नहीं होना चाहिए जी, जो लोग अक्सर करते हैं। हाँ हाँ। तो प्यार को दिल में अपने रखते हो, प्यार को दिल में अपने रखते हो। फिर भी तुम क्यों उसे परखते हो। फिर भी तुम क्यों उसे परखते हो। कच्चा होता है प्यार ऐसा सदा, कच्चा होता है प्यार ऐसा सदा। जरा सी बात क्या समझते हो, जरा सी बात क्या समझते हो। प्रेम की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए, चार पंक्तियां निवेदित हैं। जी जी। कि मुझको नैनों में जो बसाओगे, मुझको नैनों में जो बसाओगे, अपने दिल के करीब लाओगे, अपने दिल के करीब लाओगे। ऐसा होगा मोहब्बतों का असर, ऐसा होगा मोहब्बतों का असर। क्या बात है। खुद को
ढूंढोगे मुझको पाओगे, खुद को ढूंढोगे मुझको पाओगे। बिना किसी भूमिका के एक गीत है जी, छोटा सा गीत है जी, स्वागत प्रेम पर, तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा, निवेदित है। हाँ हाँ। अक्षर अक्षर शब्द हो गए, अक्षर अक्षर शब्द हो गए, शब्द शब्द मिल गीत हो गए, अक्षर अक्षर शब्द हो गए, शब्द शब्द मिल गीत हो गए। मैंने भावों का रस घोला, मैंने भावों का रस घोला, गीत मेरे सब प्रीत हो गए, गीत मेरे सब प्रीत हो गए। तो सांसों से सांसों का रिश्ता, सांसों से सांसों का रिश्ता, सांसों से सांसों का रिश्ता, बंधन कहा नहीं जाता, सांसों से सांसों का रिश्ता, बंधन कहा नहीं जाता। पास मेरे जब तुम होते हो, तुमको सहा नहीं जाता, पास मेरे जब तुम होते हो, तुमको सहा नहीं जाता। किंतु तुम्हारे बिना भी प्रियतम, किंतु तुम्हारे बिना भी प्रियतम, मुझसे रहा नहीं जाता। तो सांसों की सांसों की सांसों की, तो सांसों की सुगंध की गंगा में डूबे मनमीत हो गए। मैंने भावों का रस घोला, गीत मेरे सब प्रीत हो गए। अंतिम बंद है जी जी। कि हमने उनको हमने उनको स्वर लहरों सा, हाय हाय, हमने उनको स्वर लहरों सा आते जाते देखा है। हमने उनको स्वर लहरों सा आते जाते देखा है। आरोहों अवरोहों से भी प्रीत लगाते देखा है। मन की गहराई में दिल के, मन की गहराई में दिल के तार बजाते देखा है। तो मेरे शब्द जो छुए अधर से, मेरे शब्द जो छुए अधर से, शब्द मेरे संगीत हो गए। मैंने भावों का रस घोला, गीत मेरे सब प्रीत हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जितनी भी तारीफ की जाए मैं समझ रहा हूँ कम रहेगी। आपके
की शब्द साधना के साथ साथ में स्वर साधना की। और अपने अगले पायदान की ओर चलते हैं। हमारे अगले प्रतिभागी जो कि बड़ी ही दूर से हमारे मध्य पधारी हैं, गुजरात महसाणा से हमारे बीच आई हैं, जो नारियों पर अपनी बात रखेंगी, नारियों पर अपनी कविता कहेंगी। और जब नारियों की बात चलती है तो मैं अपनी ये 4 पंक्तियाँ कहे बिना नहीं रह पाती हूँ कि अगर चुपचाप हूँ हरगिज़ न बेचारी समझ लेना, अगर चुपचाप हूँ हरगिज़ न बेचारी समझ लेना, हाँ मैं भी जानती हूँ तख्त तो ताज को पलट देना, किनारों में सिमट कर बह रही हूँ मैं अगर तो क्या, छिछले ताल का पानी समझकर मत उतर लेना, छिछले ताल का पानी समझकर मत उतर लेना। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ रश्मि जी को, रितिका रश्मि जी को। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम, और सभी सुनने वालों को मेरा धन्यवाद। मैं आज स्त्रियों के ऊपर एक कविता लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गृहिणियों को बोलते हैं ना, दिन भर क्या करते रहते हो तुम, ऐसे हंसी मजाक में भी और ऐसे भी बोल दिया जाता है। तो मैं उसी बाबत एक कविता लेके आई हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो सुनिएगा। सुनो सखी, सुनो सखी, अब की जब पूछे कोई तुमसे करती रहती हो तुम क्या दिन भर, तो ना होना कथमपि हतप्रभ ना ही किंचित विचलित ही। क्या बात है। बस एक बार तुम पोटली अपनी उलझन वाली रख देना सारी, गांठ खोलकर एक मंद मधुर स्मित रख अधरों पर अपने। और केतली से लेकर बिस्तर के सिलवट तक के चक्रव्यूह का भेदन करने दे देना उनको। और केतली से बिस्तर तक की सिलवट तक के चक्रव्यूह का भेदन करने दे देना उनको। कह देना कैसे अधजागी आंखों से तुम चाय के पानी संग तपाया करती हो स्वयं को, दिन भर के थपेरों से जूझने को नित्य। कैसे दुनिया भर की तमाम उलझनों को झाड़ू की एक पतली सी सींक पे कर लेती हो तुम इकट्ठा क्षण मात्र में। फर्श पर पड़े एक एक चिन्हों को जब तुम्हारा पोछा करीने से करता है साफ, तो तुम बीते पलों की अप्रत्याशित यादों को कैसे धूमिल कर लेती हो तत्काल ही। कुकर की सीटियों के साथ कैसे चक्कर घिन्नी की तरह नाचती हो रसोई में अग्रिम आज्ञा पालन के लिए। और कैसे दाल तरकारियों के हल्दी हींग इलायची की खुशबुओं के साथ अपने को सुवासित कर लेती हो स्नेही जनों को खुशी दे पाने की लालसा में नित्य। बताना सबको कि आटा जब गूंथती हो तुम तो सिर्फ आटा ही नहीं, अपितु ढेरों उलझी सुलझी आशा उम्मीद कही अनकही दुख और सुख को भी गूंथती हो सदा। और ये भी बताना न भूलना कि शारीरिक मानसिक पीड़ाओं को परे धकेल कर होता है कितना दुरूह और दुस्तर कायदे करीने से खुद को सुव्यवस्थित साँचे में ढाल कर बन जाना एक सलीकेदार औरत, काम से वापस लौट आने वालों के लिए। क्या बात है। गोल टेढ़ी कच्ची फूली रोटियों के साथ कैसे सेका करती हो तुम व्यथित मन के उतार चढ़ाव को, देखो ये भी बयां कर देना पक्का ही सखी। क्या बात है। शिथिल पांव, सुन्न हाथ और विवश विकल से अधमरे शरीर का बोझा लिए बिस्तर की सलवटों में अपनी खुद की छवि का होता है कैसे अवलोकन, सखी तुम कर देना जिक्र इसका भी थोड़ा सा। और ये मेरी प्यारी सखी, अब की जब कोई पूछे तुमसे करती रहती हो क्या तुम दिन भर, पल पल का ब्यौरा दे देना, तुम उनको सारा किस्सा कह लेना, तुम उनको सारा किस्सा कह लेना। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया रश्मि जी। एक इसी क्रम में मैं एक स्त्री पढ़ी एक और कविता पढ़ूंगी, एक छोटी सी कविता। स्वागत है। सुनो कब तलक खटखटाती रहोगी तुम यूं ही उम्मीदों का दरवाजा आखिर। क्या बात है। सुनो कब तलक खटखटाती रहोगी तुम उम्मीदों का दरवाजा आखिर। ताक में हर शख्स बैठा है यहाँ मानो तुम्हारी अदद एक गलती के इंतजार में। जरा देखो तुम स्वयं कैसे कदम कदम पर है घात लगाए बहेलिए तुम्हारे पर काटने के फिराक में। सुनो स्त्री नहीं मिलेगी मुआफी ता जिंदगी तुम्हें उन गलतियों की भी जो तूने कभी की ही नहीं। क्या बात है। सुलगती आग पर लाक्षागृह बनाने की कोशिशें पिघला देगी तुम्हारा अस्तित्व। सुलगती आग पर लाक्षागृह बनाने की कोशिशें पिघला देगी तुम्हारा अस्तित्व। जागो कि प्रीत रस में पगा तुम्हारा हृदय स्पंदन कर रहा है सदियों से तुम्हारे चैतन्य होने के इंतजार में। क्या बात है। अब और जाया ना करो अपने वक्त और वजूद को तुम। लौट आओ उस चौखट से त्राण की लिप्सा में जहां संजोए हैं तुमने सिर्फ और सिर्फ त्रास। क्यों और कब तक
क्यों और कब तक ढोती फिरोगी झूठे आस उम्मीद की लाश को कांधे पर अपने। चलो तिलांजलि दो, चलो तिलांजलि दो उन्हें और मुक्त कर दो उनके साथ स्वयं को भी। आओ चलें कि चलकर आज चढ़ा आए संभावनाओं की समाधि पर हम मिलकर दो श्वेत पुष्प। क्या बात है, क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। तो इन प्रेम के चक्करों के बीच में हमको मदन मोहन मुरली वाले की जब याद आई तो एक नए कवि के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर मदन मोहन शर्मा जी आए और इनकी ये तमाम किताबें आपको इनके काव्य प्रेम के प्रति ज़रूर परिचय करा रही होंगी। और एक कहावत कही गई है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर का है। तो जब लेखक ही प्रकाशक हो तो तमाम किताबें आने में देर नहीं लगती है। आइए आदर्श पब्लिकेशन के मालिक डॉक्टर मदन मोहन शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों से। सभी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और 4 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करता हूँ जी, और फिर अपनी मंजिल की तरफ कूच करेंगे। हाँ। कि वो शांत है समुद्र सा, वाह, शरारती तूफान सा। वो शांत है समुद्र सा, शरारती तूफान सा, और सीधा है तीर सा वो, टेढ़ा कमान सा। आय बहुत सीधा है तीर सा वो, टेढ़ा कमान सा। क्या बात है। और सबके भले में अपना भला चाहता है वो। सबके भले में अपना भला चाहता है वो, रहता है जमी पे मगर दिखता है आसमान सा। वाह, क्या रहता है जमी पे मगर दिखता है आसमान सा। शुक्रिया। और एक मतलब कुछ शेर देखिए। जी। कि एक दिन सन्नाटों को तूफान होना है। एक दिन सन्नाटों को तूफान होना है, और ऊंचे टीलों को भी मैदान होना है। क्या बात है। ऊंचे टीलों को भी मैदान होना है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कि एक दिन सन्नाटों को तूफान होना है और ऊंचे टीलों को भी मैदान होना है। और बात आप तक पहुंचे तो दाद चाहूंगा जी, खुजली भी मिलेगी। ऊंचे टीलों को भी मैदान होना है, और क्यों किसी पर बुरी नजर डालता है। क्यों किसी पर बुरी नजर डालता है, तेरी बेटी को भी जवान होना है। बहुत सुंदर। तेरी बेटी को भी जवान होना है। बहुत और सुंदर। एक दिन सन्नाटों को तूफान होना है, ऊंचे टीलों को भी मैदान होना है। और जो सितम ढाए हैं तूने सफेद बाने में, तवज्जो चाहूंगा, जो सितम ढाए हैं तूने सफेद बाने में, कि जो सितम ढाए हैं तूने सफेद बाने में, ये चर्चा तो सभी की जुबान होना है। ये चर्चा तो सभी की जुबान होना है, और ऊंचे टीलों को भी मैदान होना है। और आखिर शेर समात फरमाए कि ऊंचे टीलों को भी मैदान होना है, और तेरा गुलाम हूं जो मर्जी करा ले मुझसे। तेरा गुलाम हूं जो मर्जी करा ले मुझसे, कि तेरा गुलाम हूं जो मर्जी करा ले मुझसे, मेरे कंधों को तो सामान ढोना है। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कि मेरे कंधों को तो सामान ढोना है, और ऊंचे टीलों को भी मैदान होना है। और अब उस तरफ चलते हैं जो मेरी मेन रचना है। जी। सभी को से तवज्जो चाहूंगा। स्वागत है सर। कहां से लाओगे बेटा अगर बेटी नहीं होगी। कहां से लाओगे बेटा अगर बेटी नहीं होगी। कहां से लाओगे बेटा अगर बेटी नहीं होगी। ये दुनिया थम सी जाएगी अगर बेटी नहीं होगी। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये बेटी, ये दुनिया थम सी जाएगी अगर बेटी नहीं होगी।
और अगर बेटा जरूरी है तो बेटी भी जरूरी है। अगर बेटा जरूरी है तो बेटी भी जरूरी है। अगर बेटा जरूरी है तो बेटी भी जरूरी है। कहाँ से लाओगे दुल्हन अगर बेटी नहीं बहुत होगी। सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ से लाओगे दुल्हन अगर बेटी नहीं होगी। ये दुनिया थम सी जाएगी अगर बेटी नहीं होगी। और शेर समाप्त फरमाएं जी, तवज्जो चाहूंगा कि बेटियां ही मां बन करके जन्म देती हैं बेटे को। बेटियां ही मां बन करके जन्म देती हैं बेटे को। बेटियां ही मां बन करके जन्म देती हैं बेटे को। बेटियां ही मां बन करके जन्म देती हैं बेटे को। कहाँ से लाओगे वो माँ अगर बेटी नहीं होगी। जी जी जी। कहाँ से लाओगे वो माँ अगर बेटी नहीं होगी। ये दुनिया थम सी जाएगी अगर बेटी नहीं होगी। और देखिए पंक्तियां देखें कि माँ बहन बीवी और बेटी से सारी दुनिया चलती है। माँ बहन बीवी और बेटी से सारी दुनिया चलती है। माँ बहन बीवी और बेटी से सारी दुनिया चलती है। वजूद क्या होगा तेरा अगर बेटी नहीं होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वजूद क्या होगा तेरा अगर बेटी नहीं होगी। और इश्क फरमाओगे किससे। तवज्जो चाहूंगा सभी लोगों से। जी जी जी। खास हाँ हाँ, यहाँ प्रेम वाले तो सब करेंगे। इश्क फरमाओगे किससे जी। किसे मासू का बोलोगे। इश्क फरमाओगे किससे किसे मासू का बोलोगे। इश्क फरमाओगे किससे किसे मासू का बोलोगे। इश्क फरमाओगे किससे किसे मासू का बोलोगे। मोहब्बत भी अधूरी है अगर बेटी नहीं होगी। मोहब्बत भी अधूरी है अगर बेटी नहीं होगी। शुक्र शेर। और आखिर शेर देखिए जी जी कि मारना बंद कर दो अब कोख में बेटियों को तुम। मारना बंद कर दो अब कोख में बेटियों को तुम। मारना बंद कर दो अब कोख में बेटियों को तुम। मारना बंद कर दो अब कोख में बेटियों को तुम। चले ना सल्तनत तेरी अगर बेटी नहीं होगी। चले ना सल्तनत तेरी अगर बेटी नहीं होगी। सभी लोगों का शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।
सतमोला कवियों के चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवियों के चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है, जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने। और आपने जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने, सतमोला कवियों के साथ जुड़ें। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।